नमस्कार, मैं संकेत आउट। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों से स्क्रीन पे हमने डिस्कस भी नहीं किया था। अभी फिलहाल आज की हम बात करें ना बैंक निफ्टी की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था सुबह जिन्होंने कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया है या लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन किया है, हमने सुबह ही डिस्कस किया था मार्केट में क्या चल रहा है। एन शेप पैटर्न बन रहा है, सो दैट मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो बैंक निफ्टी में मेजर कुछ मूव्स हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, सारे सेक्टर अभी धंधे पड़े हैं। आज के दिन में होता यह है, एक नॉलेज के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा, ये मेरा टीम मेंबर भी ये बोल रहा था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है दोपहर में, बट इसका चांस जो है ना वो बहुत कम है। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको दिखा देता हूं। निफ्टी भी एक ही रेंज में चल रहा है, कोई भी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब होता यह है कि जिस एक्सपायरी में मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है ना पहले ही कुछ टाइम में, उसके बाद वो बहुत ज्यादा और ठंडा होने की कोशिश करता है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर मार्केट में आप जैसे लोग जो हीरो जीरो ट्रेड करते हैं या जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, वो लोगों को फंसाने का काम होता है। मतलब प्रीमियम बहुत तगड़े ड्रॉप होते चले जाते हैं, इसीलिए मेजर रिटेलर का नुकसान होता है। सो एक मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी मार्केट आपको रेंज बाउंड नजर आए, पहले 1-2 घंटे में मूवमेंट ना नजर आए, तो डेफिनेटली मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बना सकते हो, अच्छी खासी कमाई हो सकती है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो आप कर सकते हो तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी हमने आज सुबह 5-6 ट्रेड किए थे, मजा आया होगा आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जो भी हमने आज सुबह डिस्कस किया था वैसे ही मार्केट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस नंबर को कॉल करो, ज्वाइन करो। लाइव सेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड बैच में लेता हूं। अभी धीरे धीरे आगे जाके हम कोर्सेज सारे बंद करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी बैच हो सकती है, इसीलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट पे मार्केट आ चुका है। ब्रेकआउट किस चीज़ का? जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इसको दरवाज बॉक्स बोलते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, अब थोड़ा और टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत है। मार्केट जब भी स्क्वीज होता है, दबाया जाता है मार्केट को, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उस केस में ना जैसे स्प्रिंग क्वीज की जाती है, स्क्वीज 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 करके उसको दबा दबा के छोटी की जाती है, और जब भी स्प्रिंग छूट जाती है ना, ब्लास्ट हो जाता है। सो लाइक हियर एक स्प्रिंग को दबाया गया, और जैसे स्प्रिंग अब छोड़ी जाएगी आपको तगड़ी मूव मिल जाएगी। अब इसे टेक्निकली भी आप देख सकते हो और फंडामेंटली भी देख सकते हो। सेम मैं आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी परफॉर्मिंग मच बेटर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। मुझे जिस तरीके से बैंक निफ्टी के एक्सपेक्टेशन थे उसी तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, बट और बढ़िया बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग के मार्जिन ड्रॉप होने वाले हैं। दैट्स वाई बैंकिंग में मेजर मूव्स हमें नजर नहीं आ रहे, और मेजर कुछ बैंकिंग में होगा ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसका कारण भी मैं बता देता हूं। भले रेट कट होगा तभी भी बैंकिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। नो डाउट बैंकिंग परफॉर्म करेगा, बट जिस तरीके के हम आईटी से एक्सपेक्टेशन वगैरह कर रहे हैं उस लेवल को वो मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल्स की चीजें आप चार्ट पे भी देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस करके आप फंडामेंटल्स भी समझ सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? देखो सिंपल है, मार्केट में अगर मूवमेंट आनी चाहिए ना तो फंडामेंटल कुछ तो होना चाहिए, पैसा लगना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पे होता यह है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ, समझो, मैं फंडामेंटल्स देखता नहीं हूँ। बेसिकली मैं जो काम करता हूँ टेक्नो फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ। मैं टेक्निकल भी देखता हूँ और फंडामेंटल्स भी देखता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया करके हम स्टॉक पिक करते हैं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं जब भी आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हो इस नंबर को कॉल करके, राइट। तो अभी हो क्या रहा है कि सिंपली मार्केट रेंज बाउंड था। अब रेंज बाउंड होने के लिए रीजन भी थे ना फंडामेंटली, कि मार्केट में कुछ नई चीज नहीं आ रही थी, रेट कट नहीं हो रहे थे, इन्फ्लेशन का लोगों को डर था, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहे थे। ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में शांति थी, ना कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी, ना कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। बट जब भी ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखो ना, तो अमेरिका में भी जो भी जॉब लोगों को मिल रहा है वो भी स्टेबल है। इसका मतलब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी ओवरऑल इकोनॉमी है अपनी, अभी
ठीक ठाक बढ़िया काम कर रही है। रिसेशन का डर बहुत कम हो चुका है, इलेक्शन सामने आ चुकी है, इलेक्शन में क्या हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। भारत में कुछ अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है। यूएस में जो भी इलेक्शन होने के बाद इनके जो पॉलिसीज है वो मार्केट के लिए अनुकूल है, ये भी पता चल चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, रेट कट करने के लिए हर जगह से प्रेशर अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे रेट कट हो जाएगा मार्केट और ज्यादा बूस्ट हो सकता है। वो सारी पॉजिटिविटी जो है ना अभी मार्केट पे हमें नजर आ रही है। भले बहुत ज्यादा कुछ एजेंसीज द्वारा मार्केट को फिर से दबाने की कोशिश हो रही है, जैसे कि SJVN 40% क्रैश होगा बोला जा रहा है। माजगांव डॉक ऑलरेडी 77% क्रैश होगा बोला जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में नेगेटिविटी फैला दी गई है। इसका मतलब यह है कि किस प्रकार से मार्केट में पैनिक क्रिएट हो उस हिसाब से न्यूज क्रिएट करने की कोशिश में भी की जा रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें उन लोगों को सक्सेस मिलेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि माजगांव डॉक एकदम बढ़िया ही है या कोचिन शिपयार्ड है या SJVN है, वो आप एनालिसिस करने वाली चीज है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो बाय करो या सेल करो, वो डिसीजन आपका होगा। बट जिस तरीके से बैक टू बैक अलग अलग स्टॉक पे हमला किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। मतलब बहुत कुछ अंदर चल रहा है ऐसे मुझे लगता है। ओवरऑल अगर यूएस के बारे में हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साल में लास्ट मार्च से इस मार्च तक 8,18,000 जॉब्स कम क्रिएट किए गए थे। बट और अभी का अगर हम बात करें तो 1,74,000 पर मंथ जॉब क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर का अगर आप देखो तो 2,42,000 जॉब ऐड हो रहे थे। इसका मतलब अभी भी जॉब्स कम क्रिएट हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, आपके वोटिंग पे होता है। इसीलिए इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए आपको रेट कट करने पड़ेंगे। जेरोमी पावेल के स्पीच से क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेट कट के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। 0.5% के आसपास रेट कट आ सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकते हैं। अगर यूएस में रेट कट हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। और उसी धरती पर ऑलरेडी क्रूड ऑयल 3.5% से गिर चुका था, $75 पे आ चुका था, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसका फायदा किसको होने वाला है? एशियन पेंट को, ग्रासिम को, सबको फायदा होने वाला है। उसके बारे में मैं आगे जाके बात करने वाला हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि इन सारी चीजों को कैसे रिलेट किया जा सकता है। ऑलरेडी क्रूड इतना ज्यादा नीचे आना मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रूड पे है। बट क्रूड का और एक धोखा मिल सकता है हमें कि एक ही रात में क्रूड के प्राइसेस 5-5 रुपए से बढ़ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि क्या होगा आगे जाके, ये गिरता ही रहेगा या ऊपर बढ़ता रहेगा, देखने वाली बात होगी। निफ्टी आईटी में लगातार आपको तेजी नजर आ रही है। टीसीएस, इंफोसिस, परसिस्टेंट बैक टू बैक अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। आज थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लॉन्ग रन में कोई दिक्कत दे सकता है। निफ्टी के टॉप गेनर की हम बात करें तो ग्रासिम सबसे बड़ा गेनर हमें नजर आ रहा है। 3% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रासिम के बारे में डिटेल हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले। ग्रासिम का बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया था, किस प्रकार से वो पुश कर रहे हैं मार्केट को, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज उनकी न्यूज भी आ चुकी है। बिरला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली थी, उसमें उन्होंने बताया कि पुराने 8 मंथ में ग्रासिम ने टोटल 20,000 करोड़ का कैश इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उसमें से 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट सिर्फ पेंट पे लगा दिए है। सो बहुत बड़ी रकम होती है 10,000 करोड़, जो कि ऑलरेडी उनका प्लान था कि हम 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ग्रासिम में। उनको ट्रैक्शन दिख गया और प्रोडक्ट सेट हो चुका है। अब ग्रासिम पेंट या बिरला ओपस पेंट को कोई भी धोखा नहीं है, मैं क्लियरली बोल सकता हूं, सेट हो चुका है बिजनेस। मतलब जो बहुत बारी क्या होता है, ट्रायल दी जाती है और बाद में वो बैकआउट कर जाते हैं, बिजनेस बंद किया जाता है या किसी को बेच दिया जाता है। तो ऐसी चीज आई डोंट थिंक सो कि इसमें होने वाली है। नेक्स्ट लेवल पे ये बिजनेस इनका ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें ना तो लास्ट ईयर में इन्होंने 1,30,000 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था। उसका 60% ऑलरेडी इन्होंने 6 महीने में ही कर दिखाया है। इसका मतलब और 60% अगर वो कर देते हैं आने वाले 6 महीने में तो 20% एड ऑन हमें देखने मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी 19.5 या समथिंग ऐसे ही कुछ इनकी सेल्स ग्रोथ ऑलरेडी है। मतलब आप बोल सकते हो कि 20% की सेल्स ग्रोथ इनकी है। इतनी बड़ी कंपनी 20% से सेल्स ग्रोथ दिखाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत तगड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। और जो 20% से ये बढ़ रहा है, काबिले तारीफ है। इसका मतलब और ज़्यादा कंपनी के अच्छे नंबर्स हमें आगे जाके देखने मिल सकते हैं। एग्रेसिवली ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी बात ये सारी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपस का किस प्रकार से बिजनेस एक्सपेंशन चल रहा है। ऑलरेडी ये ज्वेलरी बिजनेस का भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, 5,000 करोड़ उसमें वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। बहुत तगड़े लेवल पे काम इनका चल रहा है और आई होप कि और ये बेटर यहाँ पे कर पाए। जोमेटो पेटीएम की जो न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही, और उसको फाइनलाइज उन्होंने कर दिया है। पेटीएम का जो ऑनलाइन टिकट बिजनेस था, जहां पे मल्टीपल टिकट्स आप खरीद सकते हो,
वो डील कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको किसी स्पोर्ट का टिकट चाहिए या आपको मूवी का टिकट चाहिए, वो आप पेटीएम से खरीद सकते हो। वो जो बिजनेस है पेटीएम ने बेच दिया है जोमेटो को। 2048 करोड़ में इसका टोटल डील हो चुका है। 12 महीने के अंदर ये डील कंप्लीट हो जाने वाली है और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए जोमेटो ये प्लान कर रहा है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया है कि जो भी न्यू एज कंपनियां है ना, वो एक बिजनेस पे कभी भी टिकी नहीं रहती है, और जो भी टिकी रहती है उसकी वाट लग जाती है, ये भी आपको पता है। मल्टीपल बिजनेसेस जब तक आप एक्वायर नहीं करोगे, एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं तो HDFC बैंक आप जानते हो, उसको डबल होने में 8 साल लगे। बट आपको पता है ओला इलेक्ट्रिक 8 दिन में डबल हो चुका है। इसका मतलब लॉस मेकिंग कंपनियां खरीदते जाओ। ये एक डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, बट कहने का मतलब इतना ही है कि उबर की क्या अवस्था है आपको पता है, क्या हालत है आपको पता है। सेम ओला की आपको पता है, बाद में उन्होंने क्या किया ये आपको पता है। जोमेटो शुरुआत में क्या था, ब्लिंकिट आने के बाद उसका क्या हुआ ये आपको पता है। अब एक न्यू इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, इंडिया में इंडिया ग्रो होगा, भारत ग्रो होगा। भारत ग्रो होगा मैं बोल रहा हूँ, इंडिया नहीं। इंडिया तो ग्रो होने वाला है, रोज हम डिस्कस कर रहे हैं और भारत के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। जब तक भारत नहीं ग्रो होगा तब तक इंडिया ग्रो नहीं होगा। भारत मतलब रूरल एरिया, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। उसका भी डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ा जाए, वहां पे भी अब फोकस नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी IPL वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा लोग वो देखने के लिए डिस्परेट है। मतलब जितना चाहे उतना पैसा फेंकने के लिए लोग तैयार है। एक एक, दो दो, पांच पांच, 10-10 लाख में टिकट खरीद रहे हैं। मतलब जोक बना के रखा है, इतना ज्यादा लोग स्पेंड करने के लिए तैयार है। अब उसमें भी वर्ल्ड कप वगैरह होना तो आग लगी पड़ी होती है दुनिया में कि वर्ल्ड कप है, ये देखना है वो देखना है। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। अगर आपने ओलंपिक्स अभी देखे होंगे ना, तो बहुत सारे लोग कुश्ती देख रहे थे, बहुत सारे लोग जैवलिन देख रहे थे। अब हर एक स्पोर्ट धीरे धीरे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रो कबड्डी बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस है। सो एक एक करके हर एक स्पोर्ट की डिमांड अब इंडिया में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब जो भी स्पोर्ट यहाँ पे होंगे उसके टिकट बेचे जाएंगे, और वो टिकट कौन खरीदेगा, आप खरीदोगे, उसके बदले पैसा दोगे। पैसा दोगे इसका मतलब है जो भी प्लेटफॉर्म है वो अपना कमीशन काट लेगा, बचा हुआ उस कंपनी को या जो भी ट्रस्ट है उसको दे देने वाला है। ओलंपिक्स की इंडिया में होने की बात बहुत ज्यादा चल रही थी। 2036 के आसपास वगैरह मोदी साहब ने बोला कि हम ओलंपिक्स इंडिया में लेके आएंगे। उसके जो भी इवेंट्स है वो इंडिया में हो सकते हैं। बट अंबानी ने ऑलरेडी बोल दिया है, नीता अंबानी तो ऑलरेडी बोल चुकी है 1-1.5 महीना पहले कि इंडिया में हम डेफिनेटली ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। इससे बड़ा इवेंट आपको बताइए जो हुआ था, अनंत अंबानी की शादी बहुत ग्रैंड लेवल पे हुई थी। इसका मतलब क्या है, दुनिया को हमने दिखा दिया कि इंडिया क्या कर सकता है। ये गाय भैंस चराने वाला देश, सांपों वाला देश जो US में चलता है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है। वो उनको अभी पता चल चुका है। उसके साथ साथ स्पॉटिफाई पे अरिजीत सिंह नंबर 1 पे पहुंच चुका है। वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो लोग वहां से ट्वीट वगैरह कर रहे हैं कि इस बंदे का गाना कभी सुना नहीं, फिर भी ये स्पॉटिफाई पे नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है। उनको आवाज की कदर नहीं है या उनको आर्टिस्ट की अभी भी कदर नहीं है। सिर्फ नंगा पुंगा होके स्टेज पे नाचेगा तो उसको बढ़िया आर्टिस्ट बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10-15 टैटू निकाल दिए, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो इंडियन आर्टिस्ट एक अलग ही लेवल पे काम करते हैं, अलग ही स्वैग है उनका और अलग ही टैलेंट है जो कभी भी ये लोग मैच नहीं कर पाएंगे। सो दैट धीरे धीरे जो इंडिया का रुतबा है ना वो बढ़ रहा है। सो इसका फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं, ये रेवेन्यू से पता चल जाता है। अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं, 2023 में 191 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया हुआ था। 22 का देखो तो सिर्फ 46 करोड़ का रेवेन्यू यहां से पेटीएम ने जनरेट किया था। एक साल में 46 करोड़ का सीधा 200 करोड़ के आसपास से पहुंच चुके थे। बट आने वाले कुछ वक्त में ये और ज्यादा बढ़ेंगे। 2024 का अगर रेवेन्यू आप देखो तो 236 करोड़, जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब इसीलिए ये जो ग्रोथ देख के ना लोग फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इनकी ग्रोथ जो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। दैट्स वाई इनका मूवी टिकट का बिजनेस अगर आप देखो तो 13 करोड़ 15 करोड़ के रेंज में इनका बिजनेस होता रहता है। इसीलिए ये जो आने वाला बिजनेस आगे जाके 2026 के आसपास अगर हम इनका बिजनेस देखें तो वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। कम से कम 10,000 करोड़ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो सकती है, ऐसा वो मान रहे हैं। मतलब 250 करोड़ से 2 साल में सीधा 10,000 करोड़ 4 गुना बढ़ सकता है। दीपेंद्र गोयल की थिंकिंग मैं 100 बार बोल चुका हूँ, भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है। मुझे ना जोमेटो पसंद है ना ब्लिंकिट पसंद है, मुझे दीपेंद्र गोयल पसंद है। जिस लेवल की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस लेके वो बंदा चलता है ना, काबिल तारीफ है और तारीफ करनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। सो कौन सा धंधा कब फट जाए
बोल नहीं सकते। आप अगर मुझे ओला की बात करो, मैं बोलूंगा सबसे गंदा बिजनेस है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस बोलो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है। अगर आप बोलो ओला इलेक्ट्रिक, भाई साहब दम है। आप बोलो ब्लिंकिट, दम है। मैं ये 100 बारी बोल चुका हूं। इसीलिए बिजनेस का एनालिसिस करते वक्त ना आप प्रोडक्ट और उसकी आगे वाली ग्रोथ, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बट ये जो एक्विजिशन हो रहा है, इससे मैं इतना भी ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं आपको बोल देता हूं क्या हो सकता है। ये जो एक्विजिशन किया ना, 12 महीने तक तो ये प्लेटफॉर्म पे उनके रहेंगे, बट 12 महीने के बाद क्या, अगर पेटीएम ने उनके प्लेटफॉर्म से ही ये चीज हटा दी टिकट बुकिंग की 1 साल के बाद, तो सीधा आप अपने नए प्लेटफॉर्म पे ही जाओगे ना। तो जोमेटो क्या कर रहा है, उनके ऐप पे नहीं बेचेगा, ये उनका नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, वहां पे ये सारी चीजें करने वाला है। करेक्ट। सो दैट मेरे हिसाब से ये लोग क्या करेंगे कि पेटीएम से अगर हटते हैं, तब तक तो पेटीएम से बिजनेस आता रहेगा, रीडायरेक्ट करते रहेंगे, बट आगे करेंगे या नहीं करेंगे मुझे उसके ऊपर डाउट है। मे भी वो निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये डील, अगर वहां पे भी एक रीडायरेक्ट करने वाला टैब रहेगा पेटीएम में, तो इनके लिए बेटर है। अगर वो हटा देंगे तो मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सीधा उनके पेटीएम के यूजर ही वहीं से बाय कर रहे हैं ना। तो आपका नया प्लेटफॉर्म वहां पे क्यों जाएंगे, उनको कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। कैट पे अगर आपको स्पेंडिंग करना ही है, तो 2-2.5 हजार करोड़ खर्च करके अगर एक दूसरा बिजनेस आप उठा रहे हो, कोई मजा नहीं है। उससे बड़ी चीज ये है कि उनके जो एम्प्लॉयज है, वो भी सारे एम्प्लॉयज ट्रांसफर हो जाएंगे। 280 के आसपास ये टोटल एम्प्लॉयज है, ये सारे ट्रांसफर हो जाएंगे जोमेटो के पास। इसका मतलब एक तो पेटीएम ने 2-2.5 हजार करोड़ कमा भी लिए, उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉय भी हटा दिए। इसका मतलब उनका रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, उसके साथ साथ बड़ा तगड़ा पैसा भी उनके पास आने वाला है। इससे मुझे ये लगता है कि जोमेटो का जो बिजनेस है ना, उससे क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। फूड ऑलमोस्ट हर एक इंसान अब मंगा रहा है ऑनलाइन। अगर फूड मंगा रहा है तो उसको ये कूपन भी दे सकते हैं, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, वहां से ये प्रमोट कर सकते हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल ऑडियंस उनके पास है, बहुत तगड़ा डेटा उनके पास है। आप कितना भी बोलो डेटा का मिसयूज नहीं होता है, डेटा एकदम प्रोटेक्टेड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें ये बोलने वाली है, बट एक्चुअल में उसका कैसा यूज होता है मुझे पता है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ फिनटेक कंपनी, और इसी इंडस्ट्री में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। हर एक इंसान से हम बातें करते हैं। और एक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप पॉडकास्ट शुरू करो, इंटरव्यूज क्यों नहीं लेते आप। मैंने एक 2-4 इंटरव्यू ऑलरेडी, मतलब 2-3 साल पहले भी हमने कुछ इंटरव्यूज करे थे, उसको इंटरव्यूज बोला जाता था, उस वक्त पॉडकास्ट के नाम फेमस नहीं था। अभी फिलहाल हुआ है, टाटा के कुछ फंड मैनेजर के साथ हमने पॉडकास्ट किए थे। लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर ढूंढ भी सकते हो तो ढूंढ लेना, मराठी संकेत पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, वो वीडियोस पुराने। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर सच में इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे पी कमेंट करना। इसका मतलब मैं सीधा किसी एएमसी के अंदर घुस जाऊंगा, म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, उसमें एसबीआई हो, टाटा हो, आईसीआईसीआई हो, बंधन हो, कोई भी हो, उनके एएमसी में घुसूंगा। वो कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पैसा मैनेज करते हैं, कितना सेफ है, उठा के लेके भागोगे तो नहीं, म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम, ये सारे लोग, कुछ लोग ट्रेंड कर रहे हैं, ये जेन्युइनली वैसे होता है क्या, ये भी सारे में चीजें आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए रेडी हूं। अगर आपको जेन्युइनली वो पॉडकास्ट देखने हैं तो 3-4 पॉडकास्ट शूट करूंगा कोई भी कंपनी में घुस के। कौन सी कंपनी में घुसना है एक बार मुझे बता देना, टाटा में घुसना है, एसबीआई में घुसना है, या आईसीआईसीआई में घुसना है, कोई भी बड़ा ब्रांड बता दो। टाटा बोलोगे तो टाटा के एएमसी में भी घुसने की तैयारी अपनी है, हम रेडी है, उतने लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं। सो कोई भी एएमसी में इजीली आप घुस सकते हैं, उतना सपोर्ट आपकी बदौलत हमें मिल रहा है हर एक कंपनी की तरफ से। सो दैट आप बोलो मुंबई का प्लान बना लेता हूं, एक बार घुसता हूं और हर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कैसे काम चलता है। कितनी बड़ी टीम होती है जो आपके 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। मतलब आपके एक अमाउंट के लिए 100-200 लोग लगे पड़े हैं एक टीम में, और टोटल इकोसिस्टम उनका हजारों लोगों की टीम होती है। तो कैसे वर्क होती है वो मैं दिखा दूंगा, एनालिसिस कैसे होता है थोड़ा घुस घुस के मैं निकालने की कोशिश करूंगा अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज अपना चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सी एएमसी पसंद है और किस प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए और मैंने उनको क्या पूछना चाहिए। मैं एक बार सैटरडे संडे आने वाले ही जा सकता हूं अगर आपने मुझे बोला तो। स्टॉक्स हमें 2 कवर करने हैं, जिनका नाम है दीपक फर्टिलाइजर और दूसरा है दीपक नाइट्रेट। जबरदस्त स्टॉक ग्रो हो चुके हैं, पहले से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब बाबा आदम के जमाने से नहीं, दीपक नाइट्रेट तो मैं 3 साल से डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार वीडियो मराठी संकेत पे जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट रिसेंटली 2 महीने से हम इनको कवर कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जैसे भी फार्म रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स आए हैं और फार्मर के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं, उसके बदौलत जो भी होने वाला है स्टॉक्स में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें इनका एक दीपक फर्टिलाइजर भी स्टॉक था। ब्रेकआउट के लिए रेडी है ऑलरेडी। और एक बड़ी न्यूज आ रही है, डीजीटीआर ने एक डिसीजन लेने का प्लान किया है, जहां पे
आइसोप्रोपाइल जो इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, चाइना डोमिनेट प्लेयर है इसमें, बहुत बड़ा प्लेयर है। और ये जो केमिकल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो सकता है, जो दीपक नाइट्रेट की इसकी बनाने की स्पेशलिटी है और वो एक्सपर्ट है इसमें, इसीलिए दीपक नाइट्रेट फेमस है। बट दिक्कत ये आ रही है कि वो चाइना वाले हैं, वो ऐसे ही पानी से बना लेते हैं, हवा में बना लेते हैं केमिकल और इधर आके फोकड़ में बेचने लगते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बट दिक्कत यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे बना के ऐसे ही यहाँ पे बेचोगे तो मेरी कंपनियों को दिक्कत होने वाली है। हाँ, मेरी कंपनी बोल सकती है, क्योंकि भारत की हर एक कंपनी अपनी कंपनी है, सो दैट इनको सेल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रीजन बिहाइंड दैट मार्जिन गायब हो रहे हैं और वो लोग फोकड़ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में आके बेच जाएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया है इसलिए यहाँ का मार्केट खराब करोगे, आपका मार्केट सेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके यहाँ इंडिया जितने टैक्सेस नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए आप इंडिया में आके उस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट को खराब करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ये जो ट्रेड वॉर आप चलाते हो भारत के साथ, वो अभी के अभी बंद होना चाहिए। अब ये करने वाले हैं, अभी तक किया नहीं है, बात चल रही है। मेरे हिसाब से हर एक प्रोडक्ट पे जो इंडिया में डंप किया जाता है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी होनी ही चाहिए, ताकि इंडियन मार्केट सेफ रहे। इंडियन मार्केट इन द सेंस इंडिया के जो भी बिजनेसमैन है वो। और अगर ऐसा होता है तो इबिटा इनका 100-120 करोड़ से एनुअली बढ़ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे बढ़ेंगे। फर्टिलाइजर का जो रेवेन्यू है वो 10% से बढ़ सकता है और नाइट्राइट का 6% से बढ़ सकता है। स्टॉक की बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छे खासे भाग रहे और अभी ब्रेकआउट लेवल पे है। एक बार ब्रेकआउट पे आने के बाद क्या करना होता है उसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कस बहुत सारे वीडियो में कर रखा है, इसमें आप डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। श्याम मेटालिक्स 10% की मूव हमें नजर आ रही है, इसमें भी बढ़िया गैप अप ओपनिंग नजर आया है। आज भी यूबीएस ने टारगेट दिए हैं 1200 के, पॉजिटिविटी है उनके ट्रांसफॉर्मेशन में। रीजन बिहाइंड दैट की कंपनी खुद को ट्रांसफॉर्म करने में लगी पड़ी है, वैल्यू चेन उनकी बहुत ज्यादा बेहतर करने में वो काम कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनका चल रहा है, जो भी एक सिंपल वर्ड में आपको मैं बता देता हूं कि एक प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारे बैकएंड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, उनको और ज्यादा सुधरोगे, उन पे और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाओगे तो और प्रोडक्ट बेहतर होगा, प्लस आपके प्रॉफिट मार्जिन EBITDA बढ़ते नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये माउस बनाता हूं, प्लास्टिक की जरूरत है, प्लास्टिक मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर इसकी क्वालिटी मुझे और बेहतर करनी है तो मैं घर में भी बना सकता हूं, खुद का भी प्रोडक्शन कर सकता हूं, इस कंपनी को एक्वायर कर सकता हूं, प्लास्टिक बनाने वाली इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं। 100 ऑप्शन है मेरे पास, ताकि मेरे प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ते हुए मुझे नजर आए। इसीलिए श्याम मेटालिक्स में मुझे अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। स्टॉक में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।